हम जानते हैं कि कई लोगों के लिए घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन के प्रश्नों को हल करते समय जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है इस गति से संबंधित राशियों के नामों को याद रखना। इसलिए इस वीडियो में हम सभी घूर्णी चरों यानी रोटेशनल वेरिएबल्स जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है, उन्हें कैसे परिभाषित किया जाता है और उन्हें कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक टेनिस बॉल है, हमने उसे एक धागे से बांधा हुआ है और इसे हम एक गोलाकार पथ में घुमाते हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो उस टेनिस बॉल की घूर्णी गति को, रोटेशनल मोशन को परिभाषित करने के लिए हमें कुछ चर यानी वेरिएबल्स चाहिए होंगे। और जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो सबसे बेसिक, सबसे मूलभूत राशि क्या होगी? ये होगी वह कोण जो ये टेनिस बॉल अपने घूमने के दौरान बनाती है। तो अगर हम कल्पना करें कि हमारी टेनिस बॉल यहाँ से शुरू हुई और घूम करके यहाँ आ गई, तो हम एक राशि परिभाषित कर सकते हैं, क्वांटिटी परिभाषित कर सकते हैं जो बताती है कि इस बॉल ने कितना कोण तय किया है, और इसे हम कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ हमने खाली ANG लिखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन ANG का पूरा अर्थ है एंगुलर। तो ये हमारा कोणीय विस्थापन है और इसे हम डेल्टा थीटा से दर्शाते हैं क्योंकि थीटा का अर्थ है कोण और डेल्टा थीटा का अर्थ है कोण में परिवर्तन। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है अंतिम कोण यानी थीटा फाइनल माइनस प्रारंभिक कोण यानी थीटा इनिशियल। उदाहरण के लिए अगर इस बॉल को हमने यहाँ 0 कोण से घुमाना शुरू किया और हम इसे 180 डिग्री तक ले गए, तो यहाँ हमारा अंतिम थीटा, थीटा फाइनल 180 डिग्री है और इनिशियल थीटा यानी थीटा प्रारंभिक 0 है। इसलिए हमारा कोणीय विस्थापन 180 डिग्री या पाई रेडियन होगा। और अगर हमने यहाँ 0 से शुरू किया, फिर एक चक्कर घूमा और फिर एक और चक्कर घूमा, तो इस स्थिति में हमारा कोणीय विस्थापन 0 नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ये तकनीकी रूप से 2 पूरे चक्रों के, 2 रेवोल्यूशंस के बराबर होगा, यानी कि 720 डिग्री या 4 पाई रेडियन के बराबर। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा 0 से शुरू करें। हमारा प्रारंभिक थीटा 180 डिग्री पे भी हो सकता है, और अगर हम इसके बाद इसको घुमा करके यहाँ 270 डिग्री तक ले आते हैं तो हमारा कोणीय विस्थापन 270 माइनस 180 यानी 90 डिग्री या π/2 रेडियन होगा। तो ये हुई हमारी कोणीय विस्थापन की परिभाषा। इसे हम वापस अपनी पुरानी जगह पे ले चलते हैं। कोणीय विस्थापन को आमतौर पर रेडियंस में नापा जाता है और इसके कारण के बारे में बस हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और इसके प्रतीक को हम क्या कहते हैं? इसके प्रतीक को हम कहते हैं थीटा। इसे हमने बिल्कुल वैसे ही परिभाषित किया है जैसे सामान्य विस्थापन यानी सामान्य डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित किया था। तो अगर हम कल्पना करें कि हमारी ये बॉल सीधी दिशा में जा रही है, सीधी दिशा में गति कर रही है, तो हमारा विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होता है। ये हमारा विस्थापन है। इसे हम डेल्टा x से निरूपित करते थे और ये बराबर होता है x फाइनल यानी अंतिम स्थिति माइनस x इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति, और इसकी इकाई थी मीटर। तो अब हम ये जान चुके हैं कि ये बॉल कितने कोण से घूमी, लेकिन यहाँ पर एक और राशि हमारे लिए उपयोगी हो सकती है और वो ये कि ये बॉल किस दर से, किस रेट से इस कोण को तय कर रही है। जैसे यहाँ ऊपर विस्थापन के साथ साथ हम ये भी देखना चाह सकते हैं कि विस्थापन किस दर से हो रहा है। तो लीनियर मोशन की दृष्टि से, रैखिक गति की दृष्टि से इसे वेग यानी वेलोसिटी कहा जाता है और इसे हम प्रति एकांक समय विस्थापन या विस्थापन की दर के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो यहाँ भी हम एक समान राशि को परिभाषित करेंगे जिसे हम कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। इसे भी हम रैखिक वेग के समान ही परिभाषित करते हैं। तो अगर रैखिक वेग प्रति एकांक समय विस्थापन था तो कोणीय वेग ओमेगा प्रति एकांक समय कोणीय विस्थापन होगा, यानी डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी।
तो हम कह सकते हैं कि ये कोणीय विस्थापन की दर है और हम कोणीय वेग को ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाते हैं, जो W की तरह दिखता है लेकिन वास्तव में ये ग्रीक अक्षर ओमेगा है। और कोणीय वेग की इकाई होगी रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि डेल्टा थीटा यानी कोणीय विस्थापन रेडियन में है और समय सेकंड में। तो जैसे रेखीय वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है, वैसे ही कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकंड है। तो कोणीय वेग का मतलब क्या है? ये ओमेगा क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कोई वस्तु प्रति एकांक समय में कितने कोण से घूम रही है। मान लीजिए टेनिस बॉल यहाँ से शुरू होती है और धीरे 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 एक गोले में घूमती है। इसका मतलब है जिस दर से इसके कोण में परिवर्तन हो रहा है वह बहुत कम है, इसलिए कोणीय वेग ओमेगा बहुत कम होगा। लेकिन यदि यह टेनिस बॉल बहुत तेजी से घूम रही होती तो वह जिस दर से गोले में घूम रही होती वह अधिक होती और इसका कोणीय वेग भी अधिक होता। तो वेग और कोणीय वेग, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी संबंधित होते हैं लेकिन वे समान नहीं होते हैं, क्योंकि वेग आपको बताता है कि कोई वस्तु प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय कर रही है और कोणीय वेग आपको क्या बताता है? ये बताता है कि कोई वस्तु प्रति सेकंड कितने रेडियन तय कर रही है। लेकिन यदि किसी वस्तु का कोणीय वेग अधिक है तो उसका रेखीय वेग भी अधिक होगा। और जैसे हमारा वेग एक सदिश है वैसे ही हमारा कोणीय वेग ओमेगा भी एक सदिश होता है। और ये किस दिशा में इंगित करता है? तो तकनीकी रूप से आप दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड रूल का उपयोग करेंगे, जो आप कोणीय विस्थापन की दिशा को निर्धारित करने के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी अगर यह वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम इसे धनात्मक मानते हैं, और यदि यह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम इसे ऋणात्मक यानी ओमेगा को ऋणात्मक कोणीय वेग मान सकते हैं। चलिए अब रोटेशनल मोशन के अपने अंतिम वेरिएबल को परिभाषित करते हैं और आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो हमारे पास सामान्य विस्थापन की जगह पर कोणीय विस्थापन है, सामान्य वेग की जगह पर कोणीय वेग है। तो अब बचा क्या है? तो अब हमारे पास बचा है त्वरण, जिसे हम A से प्रदर्शित करते थे। तो लीनियर मोशन के लिए त्वरण को समय के साथ वेग में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया था, डेल्टा V बटे डेल्टा T। तो यहाँ भी हम एक समान कोणीय राशि परिभाषित करेंगे जिसे हम कहेंगे कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोणीय त्वरण क्या है? ये कोणीय त्वरण समय के सापेक्ष कोणीय वेग में एंगुलर वेलोसिटी में परिवर्तन है, यानी अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा T। कोणीय त्वरण को दर्शाने के लिए हम ग्रीक अक्षर अल्फा का उपयोग करते हैं। ये देखने में थोड़ा थोड़ा मछली के जैसे दिखता है। अब कोणीय त्वरण का मतलब क्या होता है? तो ये हम इकाइयों को देखकर समझ सकते हैं। तो हमारे सामान्य त्वरण की रेगुलर एक्सेलरेशन की इकाई थी मीटर प्रति सेकंड। इसलिए सामान्य त्वरण बताता है कि वेग किस दर से बदल रहा है, और यही परिभाषा यहां भी लागू होती है। यहां नीचे हमारी इकाई है रेडियन प्रति सेकंड, या हम इसे रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो कोणीय त्वरण दर्शाता है कि कोणीय वेग किस दर से बदल रहा है। तो हमारे पास एक गेंद है जो एक वृत्त में घूम रही है। तो अगर ये स्थिर दर से कांस्टेंट रेट से घूम रही है तो कोई कोणीय त्वरण नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा यानी हमारा कोणीय वेग बदल नहीं रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर ये धीरे धीरे घूमना शुरू करती है और इसके बाद इसकी गति बढ़ती है तो इसका अर्थ हुआ कि इसका कोणीय वेग बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में एक कोणीय त्वरण होगा, क्योंकि इस गेंद का कोणीय वेग बदल रहा है। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन की तरह यह कोणीय त्वरण कोणीय वेग को बढ़ाकर किसी वस्तु की गति को तेज कर सकता है या ये वस्तु की गति को धीमा कर सकता है और कोणीय वेग को कम कर सकता है। लेकिन अगर कोणीय वेग स्थिर बना रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी गेंद इस गोले में अगर स्थिर दर से घूम रही है तो कोणीय त्वरण अल्फा 0 होगा। बाकी जैसे सामान्य त्वरण एक सदिश है वैसे ही हमारा कोणीय त्वरण भी एक सदिश है, और कोणीय त्वरण की दिशा
कोणीय वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर इस गेंद की गति बढ़ रही है तो कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी की दिशा के अनुदिश होगा। और अगर हमारी गेंद की गति धीमी हो रही है यानी कोणीय वेग धीमा हो रहा है, कम हो रहा है, तो कोणीय त्वरण कोणीय वेग के विपरीत दिशा के अनुदिश होगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि हम इन सभी नए एंगुलर वेरिएबल्स को परिभाषित कर ही क्यों रहे हैं। हमारे पास पहले से ये सभी रेगुलर वेरिएबल्स तो थे ही, तो हमें इसकी ज़रूरत ही क्या है। और इसका जवाब ये है कि भौतिकी में अधिकांश वेरिएबल्स को परिभाषित करने की वजह सिर्फ इतनी है कि ऐसा करना वास्तव में बहुत सुविधाजनक होता है और किसी घूर्णन करने वाली वस्तु का वर्णन करने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने के लिए ये रोटेशनल वेरिएबल्स इन सामान्य वेरिएबल्स की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक होंगे। कल्पना कीजिए कि आप न केवल उस गेंद के बारे में बात करना चाहते हैं जो इस धागे के सिरे से बंधी है, बल्कि धागे के सभी बिंदुओं को वर्णित करना चाहते हैं। उस स्थिति में अगर आप केवल इन रेगुलर मोशन वेरिएबल्स तक सीमित रहते हैं, अगर आप इन सामान्य रेखीय गति के चरों तक सीमित रहते हैं, तो आपको एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज चक्कर लगाने में एक सा समय ले रही है। लेकिन जिस वृत्त का चक्कर ये गेंद लगा रही है उसकी परिधि उन सभी वृत्तों की परिधियों से बड़ी है जो केंद्र के पास स्थित बिंदुओं के संगत हैं। यानी अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो वह जिस वृत्त का चक्कर लगाएगा वह कुछ ऐसा होगा। तो यह एक छोटा वृत्त है, इसलिए गेंद का वेग अन्य सभी बिंदुओं की तुलना में अधिक है। तो वास्तव में इस धागे पर सभी बिंदुओं का वेग अलग अलग होगा। तो केवल वेग का उपयोग करके हम इस गति का, इस घूर्णी गति का वर्णन सही तरीके से नहीं कर सकते। जबकि अगर आप कोणीय वेग का, एंगुलर वेलोसिटी का उपयोग करें तो ध्यान दें कि धागे का हर बिंदु और साथ में ये गेंद भी एक ही समय में एक निश्चित कोण से घूम रहे हैं। वे समान मीटर प्रति सेकंड में नहीं घूमेंगे, लेकिन वे समान रेडियन प्रति सेकंड में घूमेंगे, क्योंकि जब गेंद ने 2 पाई रेडियन यानी एक पूरा चक्कर लगाया तो इस धागे का हर बिंदु भी उसी समय में 2 पाई रेडियन घूमा। तो यही इन एंगुलर मोशन वेरिएबल्स की सबसे बड़ी खासियत है। किसी कठोर वस्तु यानी रिजिड ऑब्जेक्ट के हर बिंदु में समान कोणीय विस्थापन, समान कोणीय वेग और समान कोणीय त्वरण होगा। ये मायने नहीं रखता कि आप किस बिंदु की बात कर रहे हैं। उस घूर्णन कर रही वस्तु के हर बिंदु के लिए कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण समान होंगे। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी गेंद यहाँ विराम की अवस्था से यानी रेस्ट से, तो इस स्थिति में विराम की अवस्था से घूमना शुरू होती है और 4 सेकंड में घूमकर इस बिंदु तक आ जाती है, यानी 180 डिग्री घूम जाती है। तो यह यहाँ विराम की अवस्था से शुरू हुई और उसे इस बिंदु तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगा। और मान लीजिए जब गेंद इस ओर पहुंची तो यह 1.57 रेडियन प्रति सेकंड इस गति से घूम रही थी, यानी यह अंतिम कोणीय वेग ओमेगा फाइनल है। अब इस उदाहरण में कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो अगर गेंद यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुँची तो इसका कोणीय विस्थापन पाई रेडियन या 180 डिग्री है। अब कोणीय वेग क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो गेंद शुरू में विराम की अवस्था में थी, इसलिए ओमेगा इनिशियल 0 है और ओमेगा फाइनल हमारा 1.57 रेडियन प्रति सेकंड दिया गया है। अब अगर इस स्थिति में हम इस सूत्र का यानी डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी का उपयोग करें तो हमें क्या मिलेगा? तो अगर हम इस सूत्र का उपयोग करें तो हमें ज्ञात है कि गेंद पाई रेडियन से घूमी और ऐसा करने में इसे 4 सेकंड लगे, तो हमें मिला π/4 रेडियन प्रति सेकंड और ये बराबर होता है 0.785 रेडियन प्रति सेकंड के। अब आप सोच सकते हैं कि 1 मिनट, ये ना तो हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग है और ना ही हमारा अंतिम कोणीय वेग है, तो ये कौन सा कोणीय वेग है?
तो ये है हमारा औसत ओमेगा, ओमेगा एवरेज। ये औसत कोणीय वेग, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है इस प्रारंभिक और इस अंतिम बिंदु के बीच का वेग। तो शुरू में इस बिंदु पर तात्क्षणिक ओमेगा, इंस्टेंटेनियस ओमेगा 0 था, और इस बिंदु पर तात्क्षणिक ओमेगा या अंतिम कोणीय वेग, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 1.57 रेडियन प्रति सेकंड थी। तो ऐसी स्थितियों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तात्क्षणिक मान हमेशा औसत मान के, एवरेज वैल्यू के बराबर नहीं होता। आप डेल्टा थीटा को डेल्टा टी से विभाजित करके औसत मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको यात्रा के किसी विशेष बिंदु पर तात्क्षणिक कोणीय वेग, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी नहीं बताता। अब ऐसे ही हम कोणीय त्वरण को भी निकाल सकते हैं अगर हम इस सूत्र का उपयोग करें। तो कोणीय त्वरण क्या होता है? ओमेगा अंतिम माइनस ओमेगा प्रारंभिक बटे डेल्टा टी। तो यहाँ ओमेगा अंतिम हमारा क्या है? अल्फा बराबर होगा, ओमेगा अंतिम है 1.57 माइनस 0 बटे डेल्टा टी, जो कि है हमारा 4 सेकेंड। और इसको जब हम हल करते हैं तो हमें मिलता है 0.393 रेडियंस प्रति सेकेंड स्क्वायर। तकनीकी रूप से ये भी इस पूरी यात्रा के दौरान औसत कोणीय त्वरण है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। लेकिन यदि इस यात्रा के दौरान कोणीय त्वरण स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो ये एवरेज वैल्यू भी होगी और इस पथ के हर बिंदु पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी होगी, क्योंकि कोणीय त्वरण स्थिर रहेगा। तो इस उदाहरण में हम कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन पाई रेडियन है, औसत कोणीय वेग यानी ओमेगा एवरेज 0.785 रेडियंस पर सेकेंड है, प्रारंभिक कोणीय वेग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, अंतिम कोणीय वेग फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 1.57 रेडियन पर सेकेंड है, और कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन 0.393 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। अब एक बार हमने जो इस वीडियो में समझा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कोणीय विस्थापन उस कोण का प्रतिनिधित्व करता है जिसे कोई घूर्णन करने वाली वस्तु तय कर रही है। इसे आमतौर पर रेडियन में नापा जाता है और इसे डेल्टा थीटा द्वारा दर्शाया जाता है। कोणीय वेग वह दर है जिससे वस्तु घूम रही है, इसे रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड में मापा जाता है और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है। कोणीय त्वरण वस्तु के कोणीय वेग परिवर्तन की दर है। अगर कोई वस्तु स्थिर दर से घूम रही है तो कोणीय त्वरण 0 होगा, लेकिन यदि कोई वस्तु तेज हो रही है या धीमी हो रही है तो कोणीय त्वरण उपस्थित होगा। इसकी इकाई रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर है और इसे ग्रीक अक्षर अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है।